नमस्कार बच्चों, आज हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस एक ऐसा पार्ट है ग्रामर का जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी के बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं। और टेंस और वॉइस ये दो ऐसे पार्ट हैं जिसको सीखने के बाद आप पूरी दुनिया घूम करके आ सकते हैं। जितने भी एकेडमिक बुक्स हैं, पेपर, पत्र, पत्रिकाएं और भी बोलचाल में जितने भी सेंटेंसेज इस्तेमाल होते हैं, मैक्सिमम टेंस और वॉइस के होते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 60 to 70% जो सेंटेंसेज होते हैं वो टेंस और वॉइस से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को बेसिक तौर पर टेंस और वॉइस का नॉलेज होना चाहिए। वैसे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बचपन से ही इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ते रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। फिर भी बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए ताकि वो चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो एग्जैक्ट हिंदी के हिसाब से उसका अर्थ वो लगा सकें। जैसे कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो प्रायः हिंदी ग्रामर कम भी पढ़ते हैं तो भी हिंदी आराम से बोल लेते हैं। उनको बोलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, पेपर, पत्र, पत्रिका पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। उनका माइंड ही उस तरह से सेट हो जाता है किताब पढ़ते पढ़ते। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश इन्वायरमेंट में हैं, तो उनको इस तरह का ट्रांसलेशन सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ख़ास करके जो हिंदी प्रदेश के जो छात्र हैं या ये कहें कि गैर अंग्रेजी प्रदेश के छात्र जो अंग्रेजी के क्षेत्र के नहीं हैं, अंग्रेजी इन्वायरमेंट के नहीं है, तो उनको टेंस और वॉइस की जानकारी नितांत आवश्यक है। तो इसी समस्या को देखते हुए हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए या जो गैर इंग्लिश क्षेत्र के हैं तो उनके लिए हम ये टेंस की कड़ी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम टेंस का बेसिक समझ विकसित करेंगे। तो आइए देखते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। अब टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और बीते हुए समय में जो कुछ हुआ वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, और जो भविष्य होगा वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। तो मोटा मोटी तौर पे ये सभी लोग समझते हैं, जानते भी हैं। मैं कुछ चीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ कि आखिर कैसे समझें कि कोई वाक्य टेंस का वाक्य है, कैसे समझेंगे कि कोई वाक्य टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर 2 वाक्य मैंने लिया, आई एम ए बॉय और आई गो टू स्कूल। तो पहला वाक्य जो आपको दिख रहा है वह आई एम ए बॉय, यह टेंस का वाक्य नहीं है। दूसरा वाक्य जो है आई गो टू स्कूल, यह टेंस का वाक्य है। अब आप थोड़ा सा सोचें कि आखिर पहला वाक्य टेंस का वाक्य क्यों नहीं है और दूसरा वाक्य टेंस का वाक्य क्यों है। तो पहला वाक्य यहाँ पर केवल सहायक क्रिया यूज हुई है, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। दूसरे वाक्य में यहाँ पर मेन वर्ब यूज हुआ है। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, प्रिंसिपल वर्ब, जब ये आता है तो टेंस का वाक्य बनता है। और ऐसा नहीं कि सभी केस में जब प्रधान क्रिया आएगी तो टेंस का वाक्य बनेगा। वो वॉइस का भी वाक्य बन सकता है, वो दूसरा वाक्य भी बन सकता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जब प्रधान क्रिया आती है सेंटेंस में तो वह टेंस का वाक्य की तरफ मुड़ जाता है, यानी आप उसे समझ सकते हैं कि इसमें से टेंस का वाक्य हो सकता है। लेकिन सहायक क्रिया ही मात्र केवल है तो इससे समझा नहीं जा सकता है कि टेंस का वाक्य है। तब ये टेंस का वाक्य नहीं है तो किस चीज़ का वाक्य है ये? तो ये टाइम का वाक्य है। प्रेजेंट टाइम, टाइम भी 3 तरह के, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टाइम और टेंस ये 2 भिन्न चीज़ें हैं और सूक्ष्म अंतर है, माइन्यूट अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। क्या अंतर है? तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, टाइम एक व्यापक चीज़ है, और टाइम के अंतर्गत यानी टेंस भी टाइम के अंतर्गत आता है। टेंस के जितने वाक्य हैं, वॉइस के जितने वाक्य हैं,
ये और तमाम तरह के जितने वाक्य होंगे सारे के सारे टाइम के अंतर्गत आएंगे। यानी कि टाइम के अंतर्गत ये वाक्य भी है और ये भी है। यानी कि टाइम कहलाने के लिए मुख्य क्रिया हो भी सकती है, सहायक क्रिया भी हो सकती है। टेंस का वाक्य कहलाने के लिए मुख्य क्रिया का होना नितांत अनिवार्य है। अगर मुख्य क्रिया नहीं होगी तो टेंस का वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी मुख्य क्रिया में जैसे खाना, उठना, बैठना, रोना, सोना, धोना, लिखना, पढ़ना, ये सारा चीज़, यानी कि टू इट, टू गो या इट गो प्ले, ये सारा चीज़ जो भी होंगे वो होना ज़रूरी है, तभी हम टेंस को समझ पाएंगे। अब आप ये बेसिक अंतर आपने समझ लिया कि कैसे। अब जैसे मानते हैं एक टाइम का वाक्य का उदाहरण लेते हैं कि देयर इज ए किंग, एक राजा है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। और देयर विल बी ए किंग, एक राजा होगा। तो इसमें टेंस का वाक्य नहीं है, ये टाइम का वाक्य है। इसमें कहीं मुख्य क्रिया नहीं है, सिर्फ सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि कैसे टाइम और टेंस में डिफरेंस कर पाते हैं। अब आगे इसको देखते हैं। टेंस को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स को जानने समझने होंगे, जैसे कि पर्सन को जानना होगा, सहायक क्रियाओं को जानना होगा, तब जा कर के हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, हम टेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल का सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन होंगे? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू और यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और एनी नेम। ही, सी, इट या कोई नाम। अब कोई नाम जैसे कि राम, श्याम, मोहन या समथिंग, बॉय, गर्ल, टीचर, ये सिंगुलर होना चाहिए। फिर प्लूरल में दे या प्लूरल नेम हो जाएगा, जो बहुवचन वाले नाम होते हैं, जैसे कि बॉयज़, कैट्स, डॉग्स, etc एटसेट्रा। अब यहाँ पर आपने पर्सन को देखा। अब पर्सन के साथ साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेंगी इसको जानते हैं। अब पर्सन के साथ साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेंगी? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में आएगा यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट या कोई नाम। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा दे या कोई नाम। अब इनके साथ सहायक क्रिया कौन कौन सी लगती है वो देखते हैं। तो अब यहाँ और टीपीएस को एक केंद्र बिंदु मान के चलते हैं कि टीपीएस एक केंद्र बिंदु है। इसी के हिसाब से हम बाकी सारे को देखेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर इज लगता है तो बाकी सबके साथ आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ पर एम लगेगा। इज बाकी समय और आई के साथ एम। अगर इसके साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं, ता है, ते हैं, ती वाले वाक्य रहते हैं, तो हम लोग डज, डू, डज नहीं, तो इसमें डज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब में डू, जितना भी रहेगा बाकी सब में डू, बाकी सब में डू। अब इसमें अगर हैज़ का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी सब में हैव, का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी आएंगे सब में हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें वाज का इस्तेमाल करते हैं तो आई के साथ भी वाज लगता है और बाकी सब में वेयर लगता है।
जितने पर्सन आएंगे सब में वेयर। अगर इसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे तो बाकी सब में डिड, बाकी सब में वही डिड, जितना होगा सब में डिड। अगर इसमें हैड का इस्तेमाल करें तो बाकी सब में हैड, जितना भी होगा सब में हैड। अगर यहाँ विल, और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी विल, इसमें भी विल, और यहाँ पे आई और वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल इस्तेमाल करते हैं। तो जनरल वे में जो जनरल नियम है आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन जब हमें बल देना होता है कि अवश्य, जैसे मैं पटना जाऊंगा तो नॉर्मल कंडीशन है तो आई शैल गो टू पटना। अगर मैं पटना अवश्य जाऊँगा ऐसा करना हो तो आई विल गो टू पटना। ठीक उसी प्रकार उल्टा उसमें लगा देंगे तो उसका मतलब अवश्य हो जाएगा। तो हमने देखा इस तरह से। अब यहाँ पे मे, कैन, वुड, शुड, माइट, नहीं उसके बाद माइट, मस्ट, और जितने भी आएंगे वो सब में प्रयोग होंगे, जितने आएंगे सब में प्रयोग होंगे। तो ये एक बेसिक पर्सन के साथ सहायक क्रिया लगाने के एक नियम है। और अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर को ध्यान रखते हैं तो उसके हिसाब से देखें, इसमें इज, बाकी सब में आर, आई के साथ एम। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ही से इज या कोई सिंगुलर नाम होना चाहिए। उसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर में वाज और आई के साथ वाज, बाकी सब में वेयर लगता है। उसके बाद आई और सेल के केस में, विल सेल केस में आई वी को ध्यान रखेंगे, आई और वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल, और बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। उसी प्रकार डिड, सब सारे पर्सन में डिड लगेगा, सारे पर्सन में डिड लगेगा। हैड सारे पर्सन में रहेगा। और कैन, मे, वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, और तमाम तरह के जितने भी मिलते हैं वो सारे के सारे पर्सन में लगते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। टेंस जानने से पहले हमको इस चीज़ का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का नॉलेज मेरे पास नहीं है तो टेंस में आप ABCD कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सहायक क्रिया, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले कक्षा में बताया था सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया क्या है। आज भी मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया क्या होती है। तो ये अभी जो आपने देखा ये सब सहायक क्रियाएं हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये वाक्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं, मुख्य क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। मुख्य क्रिया जैसे ईट, प्ले, गो, डांस, ये सब मुख्य क्रिया हुआ। और खाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, ये हिंदी में। और ये हैं, हूँ, है, था, थी, थे, जितना भी इसका अर्थ आप देख सकते हैं, ये सब सहायक क्रिया हैं। ये जमार, वाज, वेर जो कुछ है ये सब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ये सारा कुछ है। यहाँ पर पर्सन के बाद हम जानेंगे सहायक क्रिया के बारे में, मुख्य क्रिया के बारे में। तो वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब, तो वर्ब ऐसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का जो दो रूप है हम टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि टेंस के दृष्टिकोण से वर्ब को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब और एक हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इसको संक्षिप्त में हम लोग ए भी और इसको हम लोग एम भी से कह सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। ए भी ऑक्सिलरी वर्ब या एच भी कर सकते हैं, इसको पी भी प्रिंसिपल वर्ब। अब जैसा संकेत में हम लोग लिखें इसको, तो सहायक क्रिया जैसे मैंने बताया दो तरह की क्रियाएं हुई, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। अब यहाँ वर्ब के कुछ फॉर्म जानने होंगे। वर्ब जानना जरूरी है, टेंस सीखने से पहले वर्ब की शुरुआत, वर्ब को जानना जरूरी है। तो वर्ब के फॉर्म, वर्ब जो फॉर्म है वो वर्ब के जनरली 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। V1 वर्ब के 5, V1, V2, V3, V4 और V5।
वर्ब के 5 फॉर्म है। तो V1 जो V1 है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये वर्ब का 5वां रूप है। एस या एस लग गया तो 5वां रूप हो गया, आईएनजी लग गया अब 4था रूप हो गया, और प्राय डी या एडी लग जाता है तो दूसरा या तीसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, बीच में V2 और V3 में चेंजेज है। गो, वेंट, गोन, अब जैसे ईट है, एट है, ईटन, ईटिंग और इट्स। इट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, V4 आईएनजी लगता है। अब यहाँ पे प्ले लिखते हैं, प्ले, प्लेड, फिर हो गया प्लेड, प्लेइंग और प्लेज, ऐसे एस लग गया। अब यहाँ और आगे देखते, वर्ब के कुछ और फॉर्म देखते हैं। अब जैसे रन, रैन, रन, रनिंग, RUNNING। तो बहुत सारे ऐसे केस में डबल एन का प्रयोग होता है, जैसे स्विम है, स्विम, स्वयं, स्वम, स्विमिंग, नहीं तो डबल एम होगा, और रन्स। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि वर्ब के फॉर्म बिल्कुल तीनों एक जैसे होते हैं, जैसे कट, 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 कटिंग, कट्स, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। तो आपने समझ लिया वर्ब के फॉर्म, वर्ब के 5 फॉर्म है। अब जब इन चीज़ों को समझ लिया, तब हम अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने काइंड होते हैं, कितने भेद होते हैं, उन सब चीज़ों को समझेंगे और फिर आगे विस्तार से हम जानेंगे। तो अगला पेज। तो टेंस 3 तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला होता है, पहला उसका सिंपल, यानी कि किसी भी टेंस का सिंपल रूप। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस में जो सबसे पहला जो काइंड होगा टेंस का, वो सिंपल होगा, यानी कि बिल्कुल कॉमन, जो इजी वे में इस्तेमाल होता है, सिंपल रूप। यानी प्रेजेंट टेंस का सिंपल रूप, पास्ट टेंस का सिंपल रूप, फ्यूचर टेंस का सिंपल रूप। जिससे हम इसका दूसरा नाम हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहेंगे, और ये सिंपल, ये सब यहाँ पे इंडेफिनिट, यानी दूसरा नाम। तो पहला नाम सिंपल हो गया, उसी का दूसरा नाम हम लोग दोनों में से किसी एक नाम का प्रयोग करेंगे, तो इंडेफिनिट हम लोग इसको कहते हैं। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम लगातार जारी हो, और चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, तीनों में कंटिन्यूअस नहीं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर बोलेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे। लेकिन हम लोग शुरू में भी रख सकते हैं सिंपल को, बाद में भी रख सकते हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन प्रायः बोलने में आसानी होती है तो सिंपल प्रेजेंट हम लोग कहते हैं। ऐसे प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट को बोलेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसका दूसरा नाम हो जाता है इम्परफेक्ट, यानी परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, काम जारी है, लगातार काम हो रहा है, काम अभी रुका नहीं है, लगातार जारी है। चाहे प्रेजेंट वर्तमान समय में हो रहा हो, चाहे भूतकाल में हो रहा हो, या भविष्य काल में हो रहा हो। उसी प्रकार यहाँ पे प्रोग्रेसिव भी, इसका नाम है प्रोग्रेसिव। तीसरा नाम इसका हो गया प्रोग्रेसिव। इसी प्रकार ये तीनों में सिर्फ शुरू में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम लोग को रख देना है। अब तीसरा जो हो गया काइंड, वो हो गया परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट।
तीनों में वही है। चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों में वही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे? तो इसमें ता है, ते हैं, ती है। ता है, ते है, ती है, आदि लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं खाता हूँ, राम खाता है, ये सब लग जाएगा। इसमें या, ये, ई, यानी सिंपल पास्ट, या, ये, ई, या, ई, या था, ये थे, ई थी, या था, ये थे, ई थी, आदि लगता है तो समझ जाते हैं कि ये सिंपल पास्ट है। और यहाँ पे सिंपली गा, गे, गी रहता है तो समझ जाते हैं कि वो सिंपल फ्यूचर है। उसी प्रकार कंटिन्यूअस, जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है आदि रहता है तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और रहा था, रहे थे, रही थी आदि लग जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक उसी प्रकार चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है। जैसे गया है, गए हैं, गई है आदि लगा रहता है तो समझ जाते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट में है। उसी प्रकार चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, या था यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों में या था, ये थे। तो ये दोनों में भी इस्तेमाल कंसिडर कर सकते हैं कि अब ये हम पर डिपेंड करता है कि इसको हम किस में रखें, ये सिंपल पास्ट में रखें या पास्ट परफेक्ट में रखें। तो चुका था या था, ये थे, दोनों हो सकता है। उसने खाया था या खा चुका था, लगभग सेम ही है। तो इसको इसमें भी इसके माध्यम से बना सकते हैं और यहाँ इसके माध्यम से बना सकते हैं। ये सब हो गया, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट में। या खाया होगा, खाई होगी, खाए होंगे, या होगा, ये होगी, यादी, हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट में हो गया। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये इसका विस्तारित रूप है, कंटिन्यूअस का विस्तारित रूप यहाँ पे है। कोई काम वर्तमान समय में बहुत लंबे समय से हो रहा है तो वह प्रायः वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। भूतकाल में बहुत लंबे समय तक हो रहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये भविष्य काल में काम शुरू होगा और लगातार जारी रहेगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे इसमें ता, रहा है, ते, रहे हैं, ती, रही है आदि इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार कोई काम जैसे वह 2 बजे से खा रहा है, 2 घंटे से खा रहा है, 2 साल से, तो इस तरह से समय का प्रयोग होता है, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह 2020 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। ता, रहा था, ते, रहे थे, ती, रही थी। या कोई काम लंबे समय से हो रहा, भूतकाल में हो रहा है, जैसे कि वह 2 बजे से खा रहा था, वह 2 बजे से खा रहा था आदि। तो ये सब, वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो या वह तो सिर्फ 2-4 घंटे समय का बोध हो और साल, महीना, दिन आदि का बोध होता है तो उसमें हम लोग प्रायः परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं उसको। और उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ता, रहा होगा, ती, रही होगी, ते, रहे होंगे आदि इस्तेमाल होता है तो समझ आते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। या कोई काम लंबे समय से हो रहा है फ्यूचर भविष्य में। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग ता है, ते है, ती है कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है। V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है।
V5 TPS, जितना TPS होगा उसमें V5 TPS मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट या कोई नाम जब आते हैं तो V5 लगता है। और ये हाँ वाले वाक्य में, जैसे मैं खाता हूँ, राम खाता है, राम जाता है आदि, तो राम खाता है TPS हो गया, राम श्याम मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ही सी इट या कोई नाम, राम श्याम मोहन बॉय गर्ल ये सब, तो वहाँ पे V5 यानी एस या ES का इस्तेमाल उसमें करेंगे V5। और बाकी जितने पर्सन आएंगे सब में V1 का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई यू वी जितने भी रहेंगे सब में हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो आई वी यू दे जितना भी रहेगा उसमें। अब आते हैं इसमें कि दूसरा, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तब कैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो निगेटिव जब होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज रहेगा, प्लस नोट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज को शुरू में सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, बाकी सबको जैसे के तैसे रखते हैं, और कभी नोट को भी हम शुरू में रख सकते हैं, डू नोट या डजंट, लेकिन नॉर्मली तौर पे सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखा जाता है। तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, जैसे राम नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, तुम नहीं खाते हो, इस तरह के जब वाक्य आएंगे तो ये वाक्य जो है क्या कहलाएंगे, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर प्रयोग होंगे। तो राम, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, भर 5 लगा V5। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल या ही डजंट गो टू स्कूल। उसी प्रकार राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डजंट गो टू स्कूल। तुम कहाँ रहते हो, अब आपने सुना होगा वाक्य तुम कहाँ रहते हो, अक्सर सुना होगा। तुम क्या करते हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो डू का प्रयोग हुआ और लिव। तो डू डज जब भी प्रयोग होंगे सहायक क्रिया के तौर पे, तो V1 का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और यह इसका अर्थ जो है ता है, ते हैं, ती है का आता है, ता है, ते हैं, ती है, इस तरह का भाव आएगा हिंदी में। तो आप समझ गए होंगे कि नहीं या प्रश्न यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य, जैसे नहीं लग गया, तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाले वाक्य। तो प्रश्न में भी नहीं हो सकता है, जैसे कि क्या राम जाता है और क्या राम नहीं जाता है। तो क्या राम जाता है वो सिंपल इंट्रोगेटिव का वाक्य हो गया, क्या राम नहीं जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। नहीं, तो क्या राम जाता है इंट्रोगेटिव और क्या राम नहीं जाता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब बाकी सबके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सपाट है, सिर्फ पहला में दिक्कत है। और यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का जो पहला है, जैसे ये है सिंपल पास्ट, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, वर्ब का दूसरा रूप लगता है। और इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V2 प्लस V2 नहीं लगेगा, डू डज और डिड कहीं लगता है तो V1 होता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट भी कह सकते हैं हम लोग, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, अब जैसे इसमें पहचानने के नियम हुआ कि या है, ये है, ये है, या था, ये थे, ऐसा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सिंपल पास्ट है। और जैसे मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना, या मैं गया, आई वेंट, मैं पटना गया। जैसे एक सेंटेंस है गया एक नाम है, गया एक जगह है, और गया एक जाने का अर्थ होता है। तो गया वेंट टू गया, नहीं। तो उसी प्रकार मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना, तुम पटना गए, यू वेंट टू पटना, V2 लगा, वर्ब का दूसरा रूप। तुमने खाया, यू एट, हमने खाया, वी एट, नहीं, हमने खेला, वी प्लेड। तो वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं इसमें सिंपल पास्ट में। लेकिन जब ये नहीं या प्रश्न यानी इंट्रोगेटिव या निगेटिव का जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव या इंट्रोगेटिव जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें V1 का प्रयोग करेंगे और डिड का प्रयोग, यानी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जब भी आ जाए, यानी प्रश्न या नहीं वाला जब वाक्य आ जाए, यानी नहीं या प्रश्न आ गया तो तुरंत कहता है मेरा अधिकार आ गया, अब इस सेंटेंस में मेरा अधिकार है, हम प्रवेश करेंगे, मेरा जगह आ गया, इसलिए बाकी सब भाग जाओ, मेरा अधिकार हो गया, नहीं अब हम जगह को घेरेंगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि भी यहाँ पर देखा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आया, तुरंत डू डज ने कब्जा जमा लिया सेंटेंस में, किस में, ता है ते हैं ती वाला वाक्य में। हाँ, जब तक नहीं था तब तक V1 या V5 था, V5 एस थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगा, बाकी सब में V1 लगता है। हाँ वाले वाक्य में जैसे मैं खाता हूँ, राम जाता है, हाँ ता है ते हैं ती है, और नहीं वाला वाक्य जो आया कि डू डज प्रकट हो गया और V1 प्रयोग होगा। उसी प्रकार सिंपल पास्ट में V2 का प्रयोग होगा, और नहीं या प्रश्न आएंगे तो डिड का प्रयोग होगा। वह पटना नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू पटना। वह पटना गया, ही वेंट टू पटना, लेकिन वह पटना नहीं गया, ही डिडंट गो टू पटना। मैंने खाया, आई एट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट इट। तो ये इसी दो टेंस में दिक्कत होती है। बाकी जितना भी टेंस है जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट इसका होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, इज एम आर, रहा है रहे रही है, ये रहेगा तो रहा है रहे हैं रही है आदि इस्तेमाल होता है। मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ आदि। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ नोट लगा देंगे। नोट लगाना होगा तो इज एम आर सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। हैज़ मैंने बताया TPS में हैज़ लगता है, बाकी सब में हैव लगता है, मैंने पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें सिर्फ हैज़ हैव के बाद बिन लगा देते हैं। कोई काम लंबे समय से, जैसे मैं खाता रहा हूँ, या मैं 2 बजे से खाता रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाता रहा हूँ, 2 साल से पढ़ता रहा हूँ, इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, मैं सन 2020 से इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ। तो इस टाइप से सेंटेंस होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव तो रहता ही है, हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस तरह से प्रयोग होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में इसको हम बाद में विस्तार से जानेंगे, अभी तत्काल में हम जो सिंपल है उसको देख लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी, मैं पटना जा रहा था, तो इसमें सिर्फ वाज सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। मैंने बताया वाज आई और TPS, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ वाज रहेगा, बाकी सब के साथ वेयर रहेगा। आई और ही सी इट या कोई नाम के साथ वाज, बाकी सब के साथ वेयर, जितने पर्सन रहेंगे सबके साथ वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड लगता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल होता है, विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फॉर या सिंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जितना भी सहायक क्रिया है, नोट लगाने के नियम इसमें ये हैं कि जितने भी सहायक क्रिया हैं जस्ट बाद नोट का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ डू है तो डू डज है तो डू डज डू नॉट या डज नॉट। इज एम आर है तो इज नॉट एम नॉट या आरंट। हैज़ नॉट हैव नॉट, ऐसे करके
हाँ, सब यहाँ पर हैज़ नॉट या हैव नॉट बीन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर डिड नॉट, वाज नॉट या वेयर नॉट, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड के जस्ट बाद नॉट तब बीन आएगा, ऐसा नहीं कि हैड बीन नॉट, ऐसा नहीं होगा। फिर विल नॉट या शैल नॉट, यहाँ विल नॉट या शैल नॉट बी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे विल नॉट या शैल नॉट हैव, और यहाँ पे विल नॉट या शैल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सहायक क्रिया जितने भी यूज होते हैं उसको सिर्फ हम बाहर निकाल देते हैं, शुरू में रख देते हैं। जितने जैसे डू डज है, अगर जैसे कि क्या हुआ खाता है तो यहाँ पे डज को शुरू में रख देंगे, डज ही इट नहीं। उसके बाद क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट इट। उसी प्रकार यहाँ पे हाँ, क्या तुम स्कूल जाते हो तो डू यू गो टू स्कूल। हाँ, क्या तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल। हाँ, क्या तुम खाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो तो डू यू गो टू स्कूल नहीं, डू यू ईट। इस तरह से क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो इज एम आर ये सब शुरू में रख देंगे। उसी प्रकार क्या, जैसे उसी प्रकार हैज़ हैव को शुरू में रखेंगे। क्या तुम खा चुके हो तो हैव यू ईटन। क्या वह खा चुकी है, हैज़ शी ईटन। इस तरह से क्या वह नहीं खा चुकी है, हैज़ शी नॉट ईटन नहीं। अब यहाँ पे हैज़ हैव बीन, तो यहाँ पे हैज़ हैव। तो यहाँ पे नोट लगाने का ये रूल है कि आप जो है इंट्रोगेटिव में भी बनाएंगे तो सहायक क्रिया के जस्ट बाद नोट रखें या सब्जेक्ट के बाद नोट रखें। तो प्राय हम लोग सब्जेक्ट के बाद नोट रख देते हैं, लेकिन सहायक क्रिया शुरू में चली जाती है इंट्रोगेटिव बनाने में, प्रश्न बनाने में। तो प्रश्न यानी सहायक क्रिया के साथ ही आप नोट को रख सकते हैं। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, सहायक क्रिया के जस्ट बाद। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इजंट, हाँ, इजंट ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। इजंट ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। या इज ही नॉट गोइंग, यह भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इजी वे में सारे के सारे बन जाएंगे। और इनका प्रैक्टिस करना है, और आने वाले वीडियो में मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा धीरे धीरे करके, और स्नेह स्नेह आप अंग्रेजी सीखते चले जाएंगे। और यहाँ पे फॉर या सिंस है, तो फॉर सिंस जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों में फॉर सिंस का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर टाइम दिया हुआ रहेगा, चाहे निश्चित हो या अनिश्चित हो, तो वहाँ पे फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो बिना फॉर सिंस का भी और बिना टाइम का भी बन जाएगा। जैसे वह खेलता रहा, ही हैज़ बिन प्लेइंग। वह खेलता रहा था, ही हैड बिन प्लेइंग। वह खेलता रहा होगा, ही विल हैव बिन नहीं, ही विल हैव बिन प्लेइंग। ऐसा हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जब टाइम आ जाएगा, जैसे निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय से 2 बजे, हाँ, संडे मंडे नहीं, सोमवार मंगलवार, जनवरी फरवरी और लास्ट वीक। उसके बाद साल का नाम रहेगा, ईयर का नेम, जैसे 2022। तो इस टाइप से उसके बाद 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये सब रहेगा। तो इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। ये अनिश्चित समय होता है और निश्चित समय सिंस। तो 2 बजे, संडे मंडे, ये सब नाम हुए, समय के खास नाम हुए। 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये समय के खास एक पॉइंट ऑफ टाइम नाम हुए। तो वहाँ पे हम लोग निश्चित समय उसको मानते हैं और वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इस तरह से सिंस लास्ट वीक, सिंस 2020, फॉर 2 hours, फॉर 6 days, फॉर 4 months, फॉर 2 weeks, फॉर 10 years, इस तरह से फॉर 2 years। इस तरह से हम लोग अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। तो एक सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया और एक WH इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव जो होता है वो यस नो, उसको यस नो भी क्वेश्चन कहते हैं, यस नो क्वेश्चन। यानी कि जब प्रश्न पूछा जाए तो आंसर जो है यस या नो में आए तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है।
जैसे अगर किसी ने प्रश्न पूछा क्या तुम खाते हो, तो कहेंगे हाँ या नहीं। क्या तुम जाते हो, हाँ या नहीं। क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ या नहीं। उसका उत्तर होगा हाँ या नहीं। लेकिन जब किसी से पूछा जाएगा कि तुम क्या खाते हो, तो उसका उत्तर होगा मैं आम खाता हूँ, मैं केला खाता हूँ, मैं रोटी दाल खाता हूँ, आदि समथिंग। तो किस स्कूल में पढ़ते हो, इस तरह के वाक्य आ जाएंगे तो मैं फलां स्कूल में पढ़ता हूँ। तो जब प्रश्न पूछने पर उत्तर यस नो में आए तो केवल सहायक क्रिया को शुरू में रख देते हैं, सब्जेक्ट के परे रहते हैं, हो जाता है, काम बन गया। लेकिन जब WH इंट्रोगेटिव के लिए है, इनकी प्रश्न जब बीच में आ जाता है हिंदी के वाक्य में, तो उसका उत्तर जो है यस नो में देना मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर देंगे कि मैं फलां जगह रहता हूँ, नहीं मैं पटना में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ, जहाँ रहेंगे उस जगह का नाम देंगे। तो वो WH इंट्रोगेटिव से बनेगा। तो WH इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो वाट मतलब क्या, वाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, नहीं, इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। which, वाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, which मतलब कौन, नहीं, which book do you like most, which book do you like most, कौन सी बुक आपको ज़्यादा पसंद है, नहीं, what is your name, आपका नाम क्या है, where do you live, तुम कहाँ रहते हो, why are you laughing, तुम क्यों हंस रहे हो, when will you come, तुम कब आओगे, how do you feel, तुम कैसा महसूस कर रहे हो या करते हो, which book do you like most, in which school do you read, in which school do you read। तो इस तरह से सेंटेंस यानी शुरू में रखते हैं। इसका जब ये आ जाएगा WH इंट्रोगेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस बनाते हैं उसके पहले सिर्फ ये शब्द रख देते हैं ठीक शुरुआत में। यानी WH इंट्रोगेटिव जो आ जाएगा तो ये सारे के सारे शुरू में आ जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे इज़ योर नेम, नेम क्या तुम्हारा नाम है, ये सिंपल, इज़ योर नेम क्या तुम्हारा नाम, ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें व्हाट लगा देंगे, शुरू में रख देंगे, व्हाट इज़ योर नेम। यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो डू यू गो टू स्कूल, तो यहाँ डू यू गो टू स्कूल। लेकिन इसको क्वेश्चन मार्क, तुम स्कूल क्यों जाते हो, कुछ नहीं, बस सिंपल इंट्रोगेटिव ये है और इसके पहले WH इंट्रोगेटिव वाई रख देंगे, वाई डू यू गो टू स्कूल। बस इसी तरह से बना देना, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें बस यही जानना है कि कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है या वो WH इंट्रोगेटिव है। तो WH इंट्रोगेटिव के लिए ये है कि हिंदी के वाक्य में अगर प्रश्न बीच में आता है तो वह WH इंट्रोगेटिव होता है। जैसे कि तुम क्या खाते हो, तो क्या बीच में आया, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ बीच में आया हिंदी के वाक्य में, तो उसको अंग्रेजी के वाक्य में सबसे शुरू में रख देते हैं। और कैसे समझें कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो जब प्रश्न पूछेंगे और उत्तर हाँ या ना में आए तो समझ जाएंगे कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो इतने सारे जब हम जान गए तो अब टेंस बहुत ही आसान है, बहुत आसान। अब नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा उसमें हम वॉइस के बारे में जानेंगे। तो बेसिक जो सेंटेंस यहाँ पर बनाने का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा टेंस का, इस स्ट्रक्चर का अगर अभ्यास आप किताब के माध्यम से घर में करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हमने एक बेसिक नियम आपको टेंस के सिखा दिया, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी उन सब पहलुओं को मैंने छुआ। तो आशा है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम ज्योति कुमार है और मैं सोशल वर्कर हूँ और मानव धर्म परिवार नाम का संस्था को रन करता हूँ वैचारिक तौर पे। और मैं चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में मानवता फैले और हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य का मानवता का कॉन्सेप्ट फैले, जाति धर्म से परे होकर के लोग आगे आएँ, उठें और मानवता को अपनाएं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी मनुष्य हैं। यह कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैले और जातिवाद धर्मवाद का खात्मा हो, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच आए, ऐसा मेरा मानना है। और दुनिया में
धर्म ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को सताया है। जितने भी पुराने धर्म दुनिया में रहे हैं उन्होंने बहुत सताया है। हाँ, हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा। धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ, लगभग 10 लाख लोग बंटवारे के समय मारे गए। हमेशा कहीं न कहीं दुनिया में धर्म के नाम पे आए दिन दंगे होते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि धर्म के नाम पे आए दिन जो दंगे होते रहते हैं और भविष्य में धर्म के नाम पे लोग अंधे होकर के, कट्टर होकर के आपस में लड़कट के मर सकते हैं। नहीं, तीसरा विश्व युद्ध आए तो पूरी दुनिया में धर्म एक कारण हो सकता है कि और भी, जैसे वाटर के अभाव में पर्यावरण प्रदूषण है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो जितने भी हथियार हो रहे हैं, हथियारों का हो रहा है, ये सब से भी हो सकता है। यानी पूरी दुनिया में मानवता का ह्रास हो रहा है, इनके कारण पूरी दुनिया में युद्ध हो सकता है। और मानवता के ह्रास का मुख्य कारण यह है कि पूरे दुनिया में लोग धर्मांध हो गए हैं, धर्म के नाम पे अंधे हो गए। वैज्ञानिक सोच का उनमें अभाव है और आज के समय में पढ़ने लिखने की काफ़ी ज़रूरत है, विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत है और लोग अपने अंदर वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है, समानता के सिद्धांत की ज़रूरत है। तो इस तरह के सिद्धांत को अपनाने से हम अपना भला कर सकते हैं, परिवार का भला कर सकते हैं, देश दुनिया का भला कर सकते हैं और विकास की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो धन्यवाद। आगे भी हम अपने नए वीडियो के साथ आगे आते रहेंगे और अपनी विचारधारा जो मानव धर्म परिवार का है उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। मानव धर्म परिवार मतलब हम सभी मनुष्य हैं और आपस में मानवता से रहिए, प्रेम से रहिए, भाईचारे से रहिए और धर्म जाति से परे होकर के वैज्ञानिक सोच अपनाइए। पूरी दुनिया में समरसता लाइए, प्रेम भाईचारा का माहौल हो। तो जय मानव धर्म की जय।